हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो राजनीति में शोध पद्धति रिसर्च मेथड इन पॉलिटिक्स सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान और बीए प्रोग्राम, जो आपका सेमेस्टर 6 का अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक सब्जेक्ट है, डीएससी का सब्जेक्ट है, राजनीति में शोध पद्धति रिसर्च मेथड इन पॉलिटिक्स, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स होता है। और ये आपका बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान एंड बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 6 में होता है। अगर आप किसी भी कोर्सेज से बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास राजनीति में शोध पद्धति सब्जेक्ट है, रिसर्च मेथड इन पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए अब हम आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो आपका चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है, जिसमें हम आपके अध्ययन में विद्या और उनके अनुप्रयोग को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका एक परिचय देख लेते हैं, देन आगे का देखते हैं। परिचय में हम देखेंगे जो आपका राजनीति विज्ञान है वो एक विषय के रूप में राजनीति की बहुमुखी दुनिया का विश्लेषण व्याख्या करने के लिए विभिन्न प्रकार की शोध विधियों का उपयोग करता है। इस चैप्टर में हम आपके राजनीति के अध्ययन में विद्या और उनके अनुप्रयोग, जो कि आपकी 4 प्रमुख शोध पद्धतियां होती है, एक अनुभवजन्य, दूसरा संभाषण विश्लेषण, अभिलेख शोध और नरवंश विज्ञान, जो आपकी 4 शोध पद्धतियां हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जो आपकी प्रत्येक विधि है वो राजनीतिक घटनाओं में अलग अलग अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मतदाता व्यवहार के मात्रात्मक विश्लेषण से लेकर राजनीतिक प्रवचन, ऐतिहासिक संदर्भ और सांस्कृतिक प्रथाओं की गुणात्मक व्याख्या तक जो आपकी पद्धतियां हैं, इनको समझकर छात्र और शोधकर्ता राजनीतिक प्रक्रियाओं, व्यवहारों और संस्थानों की जांच करने के लिए एक व्यापक उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें यह पता चल जाएगा इस चैप्टर का अध्ययन करने से कि विधियों को राजनीतिक शोध में कैसे लागू किया जाता है और उनकी ताकत, सीमाएं और राजनीति के हमारी समझ में उनके अद्वितीय योगदान क्या है। ये सभी के बारे में आपके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपका एक छोटा सा परिचय था। अब हम आपका अनुभवजन्य देख लेते हैं। अनुभवजन्य का शब्द का अर्थ क्या होता है वो देख लेते हैं। अनुभवजन्य शब्द का अर्थ ज्ञान या जानकारी जो आपके सीधे अनुभव या प्रयोग से प्राप्त होती है। आपकी कोई भी ऐसी ज्ञान या आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपके अनुभव से, आपके एक्सपीरियंस से प्राप्त होती है, उसको ही हम अनुभवजन्य कहते हैं। अनुभवजन्य आपका एक ऐसा प्रकार का दृष्टिकोण होता है, इसमें तथ्यों, आंकड़ों और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों पर आपका अनुभवजन्य दृष्टिकोण आधारित होता है। इसमें आपका न केवल सिद्धांत या अनुमान पर होता है, बल्कि आपके जो दुनिया के उदाहरण होते हैं या आपके तथ्यों का आंकड़े या वास्तविक दुनिया के उदाहरण हो गए, ये सभी आपके अनुभवजन्य में होते हैं। अनुभवजन्य अध्ययन और अनुसंधान का उद्देश्य तथ्यों और डेटा के माध्यम से किसी विशेष घटना, प्रक्रिया, व्यवहार को समझना और विश्लेषित करना होता है। तो ये तो हमने आपका अनुभवजन्य देख लिया। अब हम आपका देख लेते हैं प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान में अनुभवजन्य के क्या उपयोग है। अनुभवजन्य विधियां प्राकृतिक और सामाजिक दोनों प्रकार के विज्ञानों में महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जो आपका सामाजिक विज्ञान है, जैसे कि राजनीति विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, इन सभी में अनुभवजन्य अनुसंधान का उपयोग किया जाता है, ताकि जो समाज और मानव व्यवहार है उसके बारे में हमें वास्तविक डेटा प्राप्त हो सके। सेकंड आपका आता है डेटा संग्रहण। इसमें अनुभवजन्य अनुसंधान में सामान्यतः डेटा का संग्रहण किया जाता है, जो कि आपके सर्वेक्षण, प्रयोग, साक्षात्कार या अवलोकन जैसे तरीकों से प्राप्त किया जाता है। यह जानकारी तब विश्लेषित की जाती है और इससे सामान्य निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। थर्ड आपका आता है सिद्धांत और प्रयोग का संयोजन। अनुभवजन्य अनुसंधान में अक्सर सिद्धांत और प्रयोग का संयोजन होता है। पहले कुछ सिद्धांत या परिकल्पनाएं बनाई जाती है, फिर जो आपके सिद्धांत होते हैं इनकी जांच वास्तविक डेटा या प्रयोगों के माध्यम से की जाती है। फोर्थ आपका आता है निष्कर्ष और प्रमाण। इसमें हम आपका संकलित जो डेटा होता है उस पर आधारित निष्कर्ष सामने आते हैं और इन निष्कर्षों को प्रमाणित किया जाता है। जो आपके निष्कर्ष होते हैं विशेष घटना प्रक्रिया के बारे में वैज्ञानिक तथ्यात्मक या जानकारी हमें प्रदान करते हैं। तो ये हमने आपका अनुभवजन्य का टॉपिक देख लिया। अब आपका संभाषण विश्लेषण देख लेते हैं। जो आपका संभाषण विश्लेषण है ये आपकी एक प्रकार की शोध विधि होती है, जिसका उद्देश्य भाषा के उपयोग को समझना और उसका विश्लेषण करना होता है।
और साथ ही ये देखने के लिए होता है कि जो आपकी भाषा है वो भाषा विचारों, सामाजिक संरचना और शक्ति संबंधों को कैसे प्रभावित करती है। संभाषण विधि आपकी भाषा और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ी होती है और यह उन तरीकों का पहचानने का प्रयास करती है जिनसे कि जो व्यक्ति है या समूह है वो संवाद करते हैं और जानकारी का निर्माण करते हैं। तो ये हमने आपका संभाषण विश्लेषण देख लिया। अब हम आपका भाषा और समाज में संबंध देख लेते हैं। जो आपका संभाषण है इसमें हम ये समझते हैं कि भाषा कैसे समाज में लोगों के रिश्ते, सत्ता संरचनाओं और सामाजिक मान्यताओं का आकार देती है और यह दिखाता है हमें कि भाषा केवल सूचना का आदान प्रदान नहीं बल्कि समाज में लोगों के अनुभव और पहचान को भी प्रभावित करती है। सेकंड आपका आता है विविधता और संदर्भ। जो आपका संभाषण है ये हमें यह भी बताता है कि संवाद और भाषा का उपयोग विभिन्न सामाजिक संदर्भों में कैसे अलग अलग रूप में हो सकता है। जो आपके विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ है इनमें भाषा का उपयोग और उसकी भूमिका अलग होती है। थर्ड आपका आता है शक्ति और प्रभुत्व। इस विश्लेषण के माध्यम से हमें यह भी पता लगता है कि कैसे कुछ विशेष भाषाई रूप, शब्द चयन समाज में शक्ति और प्रभुत्व को बनाए रखने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जो आपका एक नेता है या भाषण का मीडिया है उसमें आपके जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वे एक विशेष विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। फोर्थ आपका आता है संवेदनशीलता और पहचान। संभाषण हमें यह भी बताता है कि कैसे भाषा किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान, लिंग, जाति या अन्य सामाजिक पहचानों को स्थापित करने या प्रभावित करने का कार्य करती है। तो ये हमने आपका संभाषण देख लिया। अब हम आपके संभाषण विश्लेषण के प्रकार देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है नैतिक विश्लेषण, जिसे हम सीडीए भी कहते हैं। जो आपका ये नैतिक विश्लेषण होता है ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रकार का अध्ययन होता है जिसमें कि हम शक्ति और असमानता को भाषा में कैसे व्यक्त करते हैं इसको पढ़ते हैं और साथ ही इसमें समाज की शक्ति संरचनाओं, असमानताओं को उजागर किया जाता है जो कि आपके भाषा के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो आपका जो पहले प्रकार का संभाषण विश्लेषण होगा वो आपका नैतिक विश्लेषण होगा। दूसरा आपका आता है वर्णनात्मक विश्लेषण, इसे हम डीडीए भी कहते हैं। और जो आपका ये विश्लेषण है इसमें हम भाषा के संरचनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि आपका वाक्य संरचना, शब्द चयन और संवाद शैली। वर्णनात्मक विश्लेषण का आपका उद्देश्य भाषाई रूपों का उपयोग कैसे विचारों और धारणाओं के निर्माण में सहायक होता है, ये सभी जानना ही वर्णनात्मक विश्लेषण का उद्देश्य होता है। थर्ड आपका आता है व्याख्यात्मक विश्लेषण। व्याख्यात्मक विश्लेषण में हम संवाद के अर्थ और संदर्भ को समझने के लिए करते हैं और यह आपका सामान्यतः उन अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो लोगों के सोचने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करती है। तो ये हमने आपके संभाषण विश्लेषण के प्रकार देख लिए, 3 प्रकार के। अब हम आपके संभाषण विश्लेषण के उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है मीडिया विश्लेषण। जैसे कि आप मीडिया में कोई समाचार देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, राजनीति से संबंधित बयानों का विश्लेषण करना और यह देखना कि कैसे इन माध्यमों से शक्ति, पहचान और सामाजिक मुद्दों का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप ये देख सकते हैं जैसे कि कोई नेता होता है वो भाषण देता है तो मीडिया के माध्यम से उसके भाषणों का विश्लेषण किया जाता है जो कि आपके एक शक्ति, पहचान और सामाजिक मुद्दों का निर्माण करती है। सेकंड आपका आता है राजनीतिक भाषण। ये आपका एक नेता के भाषण का विश्लेषण समझने के लिए अपनी बातों में किन शब्दों और भावनाओं का उपयोग करके समाज को प्रभावित करती है। तो ये हमने आपके संभाषण विश्लेषण के उदाहरण देख लिए। अब हम आपका अभिलेख्य अनुसंधान देख लेते हैं। जो आपका अभिलेख्य अनुसंधान है वह एक प्रकार की शोध प्रक्रिया है। इसमें हम शोधकर्ता ऐतिहासिक या अन्य प्रकार के अभिलेखों, दस्तावेजों या संरक्षित सामग्रियों का विश्लेषण करते हैं ताकि उनको यह पता चले कि जो विशेष घटना, समय या प्रक्रिया के बारे में जानकारी है वे सभी उनको हासिल हो सके। और अभिलेख्य अनुसंधान में आपके प्राचीन या आधुनिक दस्तावेजों, रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स और अन्य संग्रहित सामग्रियों का भी उपयोग किया जाता है जो कि आपके किसी विशेष समय और स्थान पर होने वाली घटनाओं का प्रमाण प्रदान करती है। तो ये हमने आपका अभिलेख्य अनुसंधान देख लिया, जिसमें आपका सबसे पहला आता है स्रोत। इस स्रोत में हम देखते हैं जो अभिलेख्य अनुसंधान के स्रोत है उनमें आपके सरकारी दस्तावेज हो गए, निजी अभिलेख, न्यायालय के रिकॉर्ड, शैक्षिक संस्थाओं के अभिलेख, समाचार पत्रों के पुरालेख और अन्य संस्थागत रिपोर्ट जो भी शामिल होती है वे सभी आपके अभिलेख्य अनुसंधान के स्रोत के रूप में काम करते हैं। और ये सभी स्रोत आपको ऐतिहासिक घटनाओं, नीतियों और सामाजिक संदर्भों को समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सेकंड आपका आता है इतिहास और समाज का अध्ययन। इसमें आपके जो मुख्यतः इतिहासकार होते हैं, समाजशास्त्री होते हैं, उनके द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों, समाज के बदलाव और समय विशेष की नीतियों के बारे में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। थर्ड आपका आता है पारदर्शिता और प्रामाणिकता।
इसमें अभिलेखों को संग्रहित दस्तावेज और रिकॉर्ड वास्तविक तथ्यों घटनाओं पर आधारित होते हैं, जिससे कि शोधकर्ता को वास्तविक और प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है। फोर्थ आपका आता है विधि। इसमें अभिलेख के अनुसंधान के लिए आमतौर पर आपके शोधकर्ता को विशेष अभिलेखागार या दस्तावेजों के संग्रहालयों में जाना होता है, जहाँ इन दस्तावेज को संरक्षित रखा गया है। और उनका विश्लेषण करने के लिए शोधकर्ता को पहले संदर्भ और विषय के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। तो ये हमने आपके अभिलेख के अनुसंधान देख लिए। अब हम आपका अभिलेख के अनुसंधान की प्रक्रिया देख लेते हैं। इसमें भी आपका सबसे पहले विषय का चयन किया जाता है। जिस भी विषय पर शोध करना है उसका चयन करते हैं, जैसे कि आपका कोई ऐतिहासिक घटना हो गई, सामाजिक परिवर्तन हो गया, किसी विशेष व्यक्ति का योगदान हो गया। विषय का चयन करने के बाद आपका स्रोतों की पहचान की जाती है कि जो आपके दस्तावेज है या अभिलेख है उसका उपयोग कैसे किया जाए, किन स्रोतों के रूप में किया जाए, और ये आपके सरकारी रिपोर्ट, न्यायालय के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज भी हो सकते हैं। आपका विषय चयन भी हो गई, स्रोत की पहचान भी हो गई। देन आपका डेटा संग्रहण होता है। जो आपने स्रोत कलेक्ट किए उनसे आपका डेटा अध्ययन कर लिया, उनको डेटा को एकत्रित कर लिया, और फिर ये आपका जो प्रक्रिया होते हैं ये आपकी थोड़ी समय साध्य तो हो सकती है, लेकिन जो ये प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में अभिलेखों तक पहुंचने के लिए अनुमति या विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। डेटा भी संग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद आपका विश्लेषण किया जाता है। जो भी डेटा आपने, जो भी अभिलेख, जो भी दस्तावेज आपने उनका एकत्रित किया है उन सभी का विश्लेषण किया जाता है और अपने शोध प्रश्नों के संदर्भ में उन्हें परखा जाता है। साथ ही जो संबंधित डेटा से निष्कर्ष है उसको निकाल लिया जाता है। फिर आपका विश्लेषण होने के बाद आपका रिपोर्ट और निष्कर्ष होता है। इसमें शोधकर्ता अपने निष्कर्षों को एक रिपोर्ट या शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कि अभिलेखों से प्राप्त तथ्यों, घटनाओं और विश्लेषणों का सारांश होता है। तो ये हमने आपका अभिलेख के अनुसंधान की प्रक्रिया देख ली। अब हम आपके अभिलेख के अनुसंधान के लाभ देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है प्रामाणिकता। जो आपके स्रोत होते हैं सीधे ऐतिहासिक और वास्तविक तथ्यों पर आधारित होते हैं। सेकंड आपका समय का विस्तृत अध्ययन। इसमें इतिहास और समाज में लंबी अवधि तक फैले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। थर्ड आपका नए दृष्टिकोण। यह मौजूदा साहित्य और इतिहास पर आधारित दृष्टिकोण को चुनौती देने का अवसर देता है और नए निष्कर्षों के रास्ते खोलता है। तो ये हमने आपके अभिलेख के अनुसंधान के लाभ देख लिए। अब हम आपके अभिलेख के अनुसंधान की चुनौतियां देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है स्रोतों की उपलब्धता। इसमें आपके सभी अभिलेख हमेशा सुलभ नहीं होते, कुछ दस्तावेज के समय के साथ भी नष्ट हो जाते हैं। सेकंड आपका आता है सामग्री की व्याख्या। कुछ दस्तावेज अभिलेख कठिन भाषा, अस्पष्ट जानकारी या संक्षिप्तता के कारण जटिल हो सकते हैं। थर्ड आपका आता है समय की प्रतिबद्धता। यह आपकी जो प्रक्रिया होती है अभिलेख के अनुसंधान की प्रक्रिया, ये आपकी थोड़ी ज़्यादा समय वाली हो सकती है, क्योंकि इसमें दस्तावेजों का अध्ययन करना, सही जानकारी ढूंढना अक्सर मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने आपका अभिलेख के अनुसंधान की चुनौतियां देख ली। अब हम आपका नरवंश विज्ञान देख लेते हैं। नरवंश विज्ञान जो आपका है ये आपके एक प्रकार की शाखा होती है, जो कि आपकी व्यापक और बहुआयामी शाखा होती है, जिसमें आप मनुष्यों, उनको समाजों, संस्कृति, शारीरिक गुण और विकास के बारे में शोध किया करते हैं। और यह आपके समाज, संस्कृति और मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं की जांच करती है, और यह मानव जाति के इतिहास, विकास और विविधताओं को समझने में मदद करती है। तो ये सभी आपने आपका नरवंश विज्ञान के अंतर्गत पढ़ लिया। अब हम आपके नरवंश विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सांस्कृतिक नरवंश विज्ञान। सांस्कृतिक नरवंश विज्ञान मानव समाजों की संस्कृति का अध्ययन करता है। इसमें हम आपका भाषा, धर्म, रीति रिवाज, सामाजिक संरचनाएं, कला और सामाजिक व्यवहार की जांच करते हैं। और जो आपका नरवंश विज्ञान है ये सांस्कृतिक नरवंश विज्ञान है। इसका उद्देश्य विभिन्न समाजों, संस्कृति एक दूसरे से भिन्न होती है और किस प्रकार से विकसित हो रही है, ये पता करना ही आपका सांस्कृतिक नरवंश विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। सेकंड आपका आता है शारीरिक नरवंश विज्ञान। इसमें हम मानवों के शारीरिक विकास और उनके जैविक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। साथ ही मानवों की शारीरिक संरचना, उत्पत्ति, विकास और जैविक विविधताओं का भी अध्ययन करते हैं। और जो आपका शारीरिक नरवंश विज्ञान है इसमें हम विकासात्मक जीव विज्ञान, प्राचीन मानवों का अध्ययन और मानवों के आनुवंशिक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये आपका शारीरिक नरवंश विज्ञान हो गया। थर्ड आपका आता है आर्कियोलॉजिकल नरवंश विज्ञान। यह आपका प्राचीन मानव समाजों के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री जैसे कि औजार, बर्तन और अन्य अवशेषों का विश्लेषण करता है। आर्कियोलॉजिकल नरवंश विज्ञान का उद्देश्य प्राचीन समाजों और उनकी संस्कृति को समझना और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना होता है। फोर्थ आपका आता है भाषाई नरवंश विज्ञान। इसमें हम मानव भाषण के
अध्ययन से जुड़ा होता है। ये आपका नरवंश विज्ञान, इसमें हम भाषा, समाज और संस्कृति पर कैसे प्रभाव डालती है, और यह भी देखती है कि समाज में भाषा का उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे कि आपका सामाजिक संबंधों में भाषा का रोल या विभिन्न भाषाओं और बोलियों का विकास। फिफ्थ आपका आता है आवर्जन और जनसंख्या नरवंश विज्ञान। इसमें हम नरवंश विज्ञान के सिद्धांतों और विधियों का उपयोग समाज की समस्याओं के समाधान में किया जाता है, और साथ ही मानवाधिकार, विकास, पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये हमने आपके नरवंश विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र देख लिए। अब हम आपका नरवंश विज्ञान के उद्देश्य देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है मानव विविधता को समझना, जो कि आपके मानव के विभिन्न समूहों के बीच सांस्कृतिक, शारीरिक और सामाजिक विविधता को समझा जाता है। सेकंड आपका मानव समाजों का अध्ययन, इसमें समाजों और उनके विकास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है, और साथ ही समाज की संरचना, व्यवहार, आदतें, रीति रिवाज और अन्य सामाजिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। थर्ड आपका आता है मानव विकास का इतिहास। इसमें हम मानव जाति के विकास को विभिन्न कालखंडों में, जैसे कि आदिम युग से आधुनिक समय तक, समझने में मदद करते हैं। फोर्थ आपका आता है समाज और संस्कृति के बीच संबंधों को उजागर करना। इसमें हम समाजों में संस्कृति, राजनीति, धर्म और आर्थिक संरचनाओं के आपसी संबंधों का विश्लेषण करते हैं। यह हमने आपके नरवंश विज्ञान के उद्देश्य देख लिया। अब हम आपका नरवंश विज्ञान का महत्व देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है मानवता के इतिहास की समझ। इसमें हम मानव जाति के विभिन्न विकास और इतिहास को समझने में सहायक होते हैं, और साथ ही यह पता करते हैं कि आज की मानव सभ्यता कैसे विकसित हुई है। सेकंड आपका समाज की समस्याओं का समाधान। नरवंश विज्ञान के सिद्धांतों से हमें विभिन्न मुद्दे जैसे कि भेदभाव, गरीबी और सांस्कृतिक असहमति के समाधान में सहायता मिल जाती है। थर्ड आपका सांस्कृतिक संवेदनशीलता। इससे हमें कैसे विभिन्न संस्कृतियों की समझ विकसित होती है उसका पता चलता है, और साथ ही समाज में सहिष्णुता और सम्मान को भी बढ़ावा देता है। तो ये हमने आपका नरवंश विज्ञान का महत्व देख लिया। अब हम आपका अनुप्रयोग और निहित अर्थ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका अनुप्रयोग एप्लीकेशन देख लेते हैं। अनुप्रयोग का अर्थ आपका किसी विशेष सिद्धांत, विचार या शोध परिणाम का वास्तविक दुनिया में उपयोग करना होता है। यह आपका किसी विशेष ज्ञान या अनुसंधान के व्यावहारिक इस्तेमाल को दर्शाता है। इसका उद्देश्य किसी समस्या का समाधान प्रदान करना या किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। आप अनुप्रयोग के कुछ प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले आता है शोध के अनुप्रयोग, जैसे कि आपका परिणामों को समाज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लागू करता है, जैसे कि आपका चिकित्सा अनुसंधान में नई दवा का निर्माण या इंजीनियरिंग में नई तकनीकी विधि का उपयोग। सेकंड आपका आता है शिक्षा में प्रयोग, जो कि आपकी शिक्षण पद्धतियां होती है उनमें नए सिद्धांतों का प्रयोग करना ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। थर्ड आपका आता है सामाजिक अनुप्रयोग। इसमें सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के आधार पर नीतियां बनाना, जैसे कि गरीबों के लिए सरकारी योजनाओं को डिजाइन करना या शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करना। फिर हम आपका निहित अर्थ देख लेते हैं। इसमें हम जो आपके निहित अर्थ होते हैं यह वह गहरे और दूरगामी प्रभाव होते हैं जो कि आपके किसी विचार, निर्णय या कार्रवाई से उत्पन्न होते हैं। निहित अर्थ में हम केवल प्रत्यक्ष परिमाणों तक सीमित नहीं होते, बल्कि जो आपके भविष्य में निर्णय है, कार्य के साथ जुड़ी समस्या है, परिवर्तन है या अवसर है, उन सभी को भी हम आपके निहित अर्थ में देख लेते हैं। तो अब हम आपके निहित अर्थ के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सामाजिक निहित अर्थ। इसमें हम किसी नीतिगत निर्णय या कानून का समाज पर किस प्रकार असर पड़ेगा उसको देखते हैं, जैसे कि आपकी एक नई शिक्षा नीति का छात्रों और शिक्षकों पर प्रभाव। सेकंड हम आपको देख लेते हैं वैज्ञानिक निहित अर्थ, जो कि आपकी नई वैज्ञानिक खोज हो गई, अनुसंधान के निहित अर्थ हो गए, वे भविष्य के प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, पर्यावरणों पर कैसे पड़ेंगे। थर्ड आपका आता है नैतिक निहित अर्थ। इसमें किसी शोध, तकनीकी या विज्ञान के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों के नैतिक परिणामों पर विचार करना, जैसे कि आपका जैविक या आनुवंशिक अनुसंधान के कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिक चुनौतियां। अब हम आपका देख लेते हैं चुनौती और विचार। तो सबसे पहले हम आपका चुनौतियां देख लेते हैं, चैलेंजेस। जो आपकी चुनौतियां होती है, किसी शोध, योजना या प्रक्रिया को लागू करते समय विभिन्न प्रकार की चुनौतियां सामने आ सकती है। जो आपकी चुनौतियां आपकी केवल तार्किक और व्यवहारिक ही नहीं होती, बल्कि आपके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ, किसी भी संदर्भ में भी आपकी चुनौतियां हो सकती है। चुनौतियां अक्सर आपके विशेष क्षेत्र मुद्दों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता उत्पन्न करती है, और साथ ही उस कार्य को या परियोजनाओं की सफलता की दिशा को प्रभावित करती है। तो जो प्रमुख चुनौतियां होती है उनमें आपकी सबसे पहले आती है डेटा की प्रामाणिकता और गुणवत्ता। इसमें हम किसी भी अनुसंधान में विश्वसनीय और सटीक डेटा की आवश्यकता होती है, लेकिन जो आपका डेटा होता है वो कभी कभी गुणवत्ता, प्रामाणिकता को लेकर समस्या उत्पन्न कर सकती है। सेकंड आपका सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। इसमें जो आपका अनुसंधान होता है या समाज या सांस्कृतिक मान्यताओं से संबंधित होता है,
जो कि आपके विभिन्न समाजों में विभिन्न दृष्टिकोण से हो सकता है। थर्ड आपका आता है संसाधनों की कमी, जो अनुसंधान को लागू करने के लिए जरूरी संसाधन होते हैं, जैसे कि वित्त, उपकरण और समय की कमी, यह आपकी एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। फोर्थ आपका आता है नैतिक मुद्दे। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आपके शोध विषय के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन या अन्य सामाजिक असमानताओं का सामना करना। फिफ्थ आपका आता है परिणामों का गलत व्याख्यान, जो शोध परिणाम होते हैं उनका गलत पक्षपाती तरीके से व्याख्यान करना, जो कि आपके निष्कर्ष को विकृत कर सकता है। अब हम आपका विचार देख लेते हैं। विचार में हम देखते हैं जो आपका कोई भी योजना अनुसंधान है उसमें विचार और सावधानी पूर्वक योजना बनाना महत्वपूर्ण है, और जो आपके विचार में सही पद्धतियां, रणनीति और दिशा निर्देश होते हैं वह अनुसंधान के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। और साथ ही किसी भी कार्य को करने के लिए पहले आवश्यक पहलुओं पर विचार करें, ताकि जो आपके संभावित चुनौतियां हैं उनसे निपटा जा सके और शोध का उद्देश्य सही दिशा में जा सके। तो आपके सबसे पहले इसमें आता है विधि और पद्धति का चुनाव। जो आपके विभिन्न प्रकार की विधि होती है उनमें से आपके सबसे उचित विधि चुनना और सबसे उचित पद्धति का चुनना। सेकंड आपका आता है संवेदनशीलता और सांस्कृतिक समावेशन, जो आपके समाज या संस्कृति से संबंधित होता है और यह बताता है कि शोधकर्ता उस समाज के सांस्कृतिक मान्यताओं और दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं। थर्ड आपका आता है नैतिक जिम्मेदारी। इसमें अनुसंधान करते समय शोधकर्ताओं के नैतिक जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। फोर्थ आपका आता है परिणामों का प्रभाव, जो कि आपके व्यवहारिक प्रभाव के बारे में सोचना चाहिए, ताकि परिणामों का समाज, नीति या विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है या शोध के चरण में विचार करने की आवश्यकता होती है। फिफ्थ आपका आता है संसाधनों की योजना। इसमें हम शोध के लिए आवश्यक संसाधन सही तरीके से जुटाए गए हैं और शोध प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी समस्या का समाधान पहले से ही कर लिया गया है। ये सभी आपका एक अच्छा विचार है। तो ये हमने आपका विचार भी देख लिया। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। तो निष्कर्ष में हम आपका देखेंगे जो आपके अनुभवजन्य विधियां हो गए, प्रवचन विश्लेषण हो गए, अभिलेख शोध और नरवंश विज्ञान हो गए, इन सभी के माध्यम से हम राजनीतिक विज्ञानों के लिए एक व्यापक टूल किट प्रदान करते हैं। और जो आपकी पद्धतियां होती है न केवल राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करती है, साथ में ये बताती है कि जो बातचीत है उसमें भी योगदान देती है कि हमें राजनीतिक दुनिया को कैसे समझना है और कैसे समझाते हैं और कैसे प्रभावित होती है। इन वीडियो में हम आपके महारत हासिल करके छात्र और शोधकर्ता राजनीतिक मुद्दों के साथ गंभीरता से जुड़ सकते हैं, ताकि सूक्ष्म शोध प्रश्न विकसित हो सके और अकादमिक प्रवचन और व्यवहारिक राजनीतिक कार्रवाई दोनों में सार्थक योगदान दे सकते हैं। तो ये हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका निहितार्थ शब्द है उसको आप शॉर्ट्स बॉक्स में अपना एक्सप्लेन जरूर करिएगा। आप सभी स्टूडेंट को शॉर्ट्स कमेंट सेक्शन में शॉर्ट्स में अपना आंसर जरूर दे। तो ये था आपका थर्ड यूनिट, थर्ड चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। यह आपके लास्ट चैप्टर था राजनीति में शोध पद्धति का, रिसर्च मेथड इन पॉलिटिक्स का आपका ये लास्ट चैप्टर था, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही चैप्टर है। तो यहीं पर आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है। अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपके अदर सब्जेक्ट पर रहने वाली है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।